Hi everyone, my name is Seher Mahmood, and today I am going to talk about how to apply for your student visa if you want us to come and study in Sweden. तो इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डिस्कस इज़ व्हाई आई डू नॉट रिकमेंड कंसल्टेंट्स। उसकी दो बहुत बड़ी रीजंस हैं। एक मेरी पर्सनल रीज़न वो ये है कि बिकॉज़ आई हैव बीन डूइंग रिसर्च अपने इस सारे एप्लीकेशन को लेकर। मैंने एक साल रिसर्च की और फिर मैं कंसल्टेंट के पास गई। लाहौर में गुलबर्ग में काफ़ी फेमस कंसल्टेंट्स थे दो तीन जिनके पास मैं गई। और व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चंस तो उनके पास उन क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं थे। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। बस वो उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे है जिसके ऊपर वो आपको आपकी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। और सेकंड रीज़न ये है कि कंसल्टेंट्स आपको जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन अप्लाई करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ स्वीडन के वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर भी फेस करना पड़ता है और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होती हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो यू विल जस्ट एंड अप एट अ प्लेस जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही। फिर लोग शहर की तरफ आते हैं, स्टॉकहोम की तरफ, अप्सरा की तरफ, ताकि वो वहाँ आकर अपनी जॉब वगैरह सर्च कर सकें। और वो फिर बहुत हेक्टिक और प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल और मुश्किल हो जाता है। तो these are the two reasons that I strongly do not recommend consultants। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टूडेंट ने जब अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, एडमिशन प्रोसेस वो इतना सिंपल और इतना इजी है कि आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है एट द फर्स्ट प्लेस। आई मेक श्योर कि मैं सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में या इवन वीडियो के अंदर एडिट करके ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं इनकी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है स्वीडन का। जैसे आप किसी वेबसाइट पर ऐड टू कार्ट करते हो ना कोई प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, उसी तरह इनकी वेबसाइट है universityadmissions.ac। आप इस वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ जाकर आप कोर्सेज सेलेक्ट करते हो। नाउ मेक श्योर कि जब आप वो कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हो तो वो आप 2 ईयर्स की डिग्री का कोर्स सेलेक्ट करो। ठीक है, बिकॉज़ 1 ईयर डिग्री पर आपको फिर पर्सनल नंबर नहीं मिलता और फिर और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और अगर आपके पास स्वीडिश पर्सनल नंबर है तो फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर वाइस वर्सा। तो universityadmissions.se पर आपने अपने कोर्सेज ऐड करने हैं। आप 4 कोर्सेज चूज़ कर सकते हो और वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करो। आई गॉट एडमिशन इन स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी जहाँ पर मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ पब्लिक हेल्थ साइंसेज में। तो आपने 4 यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट चूज़ करनी है। मेक श्योर वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उन एरियाज़ में हो जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और फिर आप उनको प्रायोरिटाइज़ करते हो, आप नंबरिंग कर देते हो कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर ये कोर्स है, सेकंड प्रायोरिटी पर ये है, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये। आई विल ऑल्सो अटैच अ स्क्रीनशॉट ऑफ द कोर्सेज दैट आई चोज़। तो उसके बाद आप अपने कोर्सेज जब आपने चूज़ कर लिए हैं 120 क्रेडिट आवर्स पर कोर्स के, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसी सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। ठीक है, उसमें पहले डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी आती है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, योर आईडी कार्ड एंड योर पासपोर्ट। और उसके बाद हमारे पास आते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर आपकी जो भी एजुकेशन है, आपकी मैट्रिक की सन और आपकी इंटर की सन, और इन दोनों को आपने टेस्ट करवाना होता है लाहौर बोर्ड से या आपके स्पेसिफिक बोर्ड से जहाँ से भी आपने अपना मैट्रिक और इंटर किया है। और उसके बाद आपने इसको टेस्ट करवाना होता है आईबीसीसी से। ठीक है, मैंने क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस किया था तो मैं इस्लामाबाद गई थी अपनी अटेस्टेशंस के लिए, बिकॉज़ वहाँ पर आपको वो इजीली अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और वो बहुत जल्दी आपकी अटेस्टेशंस हो जाती हैं। और आप उसके बाद आपने अपनी डिग्री से टेस्ट करवानी होती हैं। मेरी बैचलर्स की डिग्री थी तो वो आपने एचईसी से टेस्ट करवानी होती है। वो भी मैंने इस्लामाबाद से करवाई थी क्योंकि वो मुझे मेरा ख़्याल है 1 वीक के अंदर मेरी अटेस्टेशन हो गई थी। तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो वो भी। उसके बाद आइल्स आपने देना होता है। और स्वीडन में रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से 6 और से नीचे किसी भी मॉड्यूल के अंदर ना हो, और ओवरऑल 6.5 आपका बैंड होना चाहिए।
तो आई गॉट 7.5 बैंड्स, और उसमें भी मैंने कोई किसी एकेडमी वगैरह से प्रिपरेशन नहीं की थी। आई जस्ट वॉच्ड अ डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो, मैंने उसको देखा एंड आई एक्चुअली अंडरस्टूड के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और ये सब चीज़ें किस तरह से वो क्वेश्चनर आपको बना कर देते हैं आइल्स में, रादर देन आप वो प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो उससे बेहतर है कि आप वर्क स्मार्ट करो, आप समझो कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उनको किस तरह से आंसर करना होता है। तो आई जस्ट वॉच्ड वन वीडियो और मैंने 2 दिन बाद का आइल्स बुक कर लिया था एंड आई गॉट 7.5 बैंड्स। तो आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आ गए आपके मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपका मास्टर्स, और आपका आइल्स, और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेने होते हैं। आपके 3 रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी में किसी भी टीचर से ले लो। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में ऑफ कोर्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी, ये सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए बैक साइड से। और इसमें एक और भी मैंने प्रॉब्लम फेस की थी कि जो मैंने HEC से अटेस्टेशन करवाई थी वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रही थी, तो उसके लिए मुझे, मैं ऑलरेडी स्वीडन में आ चुकी हुई थी, तो फिर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस पाकिस्तान भिजवाने पड़े रीअटेस्ट करवाने के लिए। तो मेक श्योर कि जब आप अटेस्टेशंस करवा लो, आप उसके पीछे एक बार कोड होता है, मैं HEC का भी लिंक यहाँ पर पोस्ट कर दूँगी, जिस लिंक पर जाकर आपने वेरीफाई करना है। तो अपनी अटेस्टेशंस वगैरह ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका नेम, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ और आपके स्पेलिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप अपना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है और मैंने अपनी एजुकेशनल फील्ड में क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल किया है और मैं किस तरह से इससे कल को बेनिफिट ले सकता हूँ। और आप अपना स्टडीज़ का पर्पस बताते हो और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ना, एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में आप एक एप्लीकेशन लिखते हो। अगर आप लोग कहोगे तो आई ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट, हाउ टू राइट अ गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और उसके बाद आप अपनी CV, अपनी रेज्यूमे वगैरह अपलोड कर सकते हो साथ, और कोई कवर लेटर अपलोड कर सकते हो। मैंने ये सब कुछ अपलोड किया था। मैं इस वीडियो को एडिट करते हुए इसमें स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने universityadmissions.ac पर अपलोड किए थे। और दैट्स ऑल, आपको यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने universityadmissions.ac पर अपने चारों कोर्सेज चूज़ कर लिए हैं और उसके बाद आपने प्रायोरिटी पर उनको रखा है कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्स है, और इस तरह आप उनको सीक्वेंस में प्रायोरिटी सेट करते हो। और अगर आपका फ़र्स्ट प्रायोरिटी में एडमिशन हो जाता है तो बाकी 3 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। अगर सेकंड में हो जाता है तो थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, थर्ड में हो जाता है तो फोर्थ डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से होता है। और अब हम चलते हैं वीज़ा प्रोसेस पर। आपका एडमिशन एप्लीकेशन इतनी सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह से वीज़ा एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल होती है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, माइग्रेशन वर्केट पर, और वहाँ पर आपने वो स्टेप बाय स्टेप आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है और आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, मेक श्योर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम के स्पेलिंग्स और ये सब चीज़ें बिल्कुल अलाइंड हों, और इनको आपने 2-3 दफ़ा रीचेक कर लेना है लाजमी। तो जो आपको अब मेन एप्लीकेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस मैं स्टूडेंट थी, आई वाज द मेन एप्लीकेंट, तो मेरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिसमें मेरा पासपोर्ट आ जाता है और मेरा ID कार्ड आ जाता है। उसके बाद एडमिशन डॉक्यूमेंट, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो universityadmissions.ac के ऊपर ही आपको एक 6 पेजेस का एडमिशन डॉक्यूमेंट मिलता है, प्रूफ ऑफ योर एडमिशन, आप वो अपलोड करते हो। उसके बाद आपने अपनी पहली फ़ीस सबमिट करवानी होती है। बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, मुझे नहीं मिली, और मैंने 18 लाख पहले सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवाई थी। और दूसरी फ़ी आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर ट्रैवल करते हुए, बिकॉज़ वो लीगल पेपर वर्क वगैरह में इतना टाइम लग जाता है कि आप वर्क करके अपनी दूसरी फ़ी अर्न नहीं कर सकते, तीसरी आप अर्न कर सकते हो यहाँ पर। तो पहली फ़ी आपने सबमिट करवानी है, दूसरी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट या आपकी बैंक स्टेटमेंट। वो हर पर अगर जितने लोग एप्लीकेशन के अंदर हैं, फॉर इंस्टेंस मैं, हमारे केस में इट वाज जस्ट मी एंड माय हस्बैंड, तो हम 2 लोगों की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी। और अब आप कुछ लोग बैंक स्टेटमेंट 13 मंथ्स की भी अपलोड कर देते हैं। उससे ये होता है कि 13 मंथ्स यहाँ रहने के बाद, इवन दो अगर आपकी डिग्री 2 साल की है, आपको फिर दोबारा से बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है अगले टाइम टेन्योर के लिए।
तो बेहतर है कि आप 2 साल की, जितने टाइम की आपकी डिग्री है उतने टाइम की बैंक स्टेटमेंट शो करें। मैं यहाँ पर चार्ट अटैच कर दूँगी कि कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है पर पर्सन, और फिर जैसे जैसे आपकी फैमिली में लोग ऐड अप हो रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, और उनके वहाँ पर मेंशन होता है, अगर आप ऑनलाइन भी कहीं पर देखोगे कि हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में तो आपको यूनिवर्सिटी हेल्थ इंश्योरेंस देती है। और अगर आप 2 साल का वीज़ा ले रहे हो तो क्योंकि आपको पर्सनल नंबर यहाँ पर आकर अलॉट हो जाता है तो उसके ऊपर आपको हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका एफआरसी आपकी फैमिली का, और आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और दैट्स ऑल। ठीक है। आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े। आप एक एक चीज़ को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से पढ़कर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, अपनी एक चेक लिस्ट बनाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक चेक लिस्ट लिख भी दूँगी, मेन एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स और आपके पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं। और कुछ इसमें ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। आप बहुत से लोगों को मिल जाती है स्कॉलरशिप, आप स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपको पहली एक फ़ी जो आपने पहले सेमेस्टर की देनी है वो आप पाकिस्तान से करवाएंगे सबमिट, और दूसरी फ़ी जो आपने यहाँ आकर देनी है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर आकर 2-3 महीनों के अंदर अपनी दूसरी फ़ी नहीं अरेंज कर सकते। वो 3 मंथ्स के बाद आपको दूसरी सेकंड फ़ी का नोटिस आ जाता है। तो तीसरी फ़ी आप यहाँ पर आकर अरेंज कर सकते हो कि आप वर्क कर लो और जॉब्स करो, या आपको अगर कोई आपके मेन एप्लीकेंट के अलावा अगर आपका जो पार्टनर है वो वर्क करना चाहता है तो उसको इजीली जॉब भी मिल जाती है, और वो तीसरी फ़ी आपकी इजीली निकल आती है। सो थ्रू आउट ये सारा प्रोसेस है स्टूडेंट वीज़ा पर स्वीडन आने का। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप और आपका पार्टनर इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हो। एट द सेम टाइम मेरा डॉग भी मेरे साथ आया था, और वो भी एक रीज़न थी कि मैंने कंसल्टेंट हायर नहीं किया, बिकॉज़ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आपने अपने डॉग को अगर एक नॉन ईयू कंट्री से ईयू कंट्री में लेकर जाना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने अपना सारा केस खुद ही देखा था, मैंने सारी रिसर्चेस खुद की थी। और ये इतना सिंपल प्रोसेस है कि जब मैंने ये सारा प्रोसेस मैंने किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कंसल्टेंट्स हमसे बिला वजह चार्ज करते हैं, ठीक है। वो आपसे 1500 यूरो, 2000 यूरो फ़ी मांगेंगे, और विच इज़ नॉट अ वेरी लेस अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो एक बिला वजह आपको देनी पड़ती है, तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना सारा प्रोसेस खुद करें, और स्पेशली जब आप अपना ये सारा प्रोसेस खुद करेंगे ना तो आप उसमें यू विल पुट अ लॉट ऑफ लव इनटू इट, कि देयर इज़ नो चांस ऑफ रिजेक्शन। तो आप अपना ये सारा प्रोसेस खुद करें। अगर मज़ीद किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, या इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू थिंक आई मिस्ड आउट, तो कमेंट डाउन एंड आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। और गुड लक विद योर एप्लीकेशन, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप प्लीज़, आई विल रिपीट अगेन, डोंट हायर एनी कंसल्टेंट। आप सारी इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और बाकी मैं इस वीडियो को एडिट करते हुए बीच में ऐड भी कर दूंगी बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है और ये सारी चीज़ें, और इवन सारे लिंक्स वगैरह भी। दो सिर्फ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपने अप्लाई करना है, एक पर फॉर योर एडमिशन और दूसरे पर फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन, दैट्स ऑल। मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, मेरे सारी चीज़ें बिल्कुल अलाइन थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। और मैं एक दफ़ा एम्बेसी गई हूँ इस्लामाबाद में अपनी बायोमेट्रिक्स देने, और दूसरी दफ़ा गई हूँ अपना रेजिडेंस परमिट कार्ड पिक करने। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, और मुझे इसमें शायद 1 घंटा मुझे लगा होगा अपना स्टूडेंट एप्लीकेशन अप्लाई करने में, और 1 आवर ही मुझे लगा अपना वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने में, दैट्स ऑल। वो 2 आवर्स के लिए यू शुड नॉट बी पेइंग 1500 यूरोज़ टू 2000 यूरोज़ टू समबडी जो आपको एक ऐसी जगह पर भेज दे जहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर भी फेस करना पड़े और आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी ना मिले। तो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। आप अच्छे शहरों में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, अपने मोराल्स हाई रखें, खुद से छोटी उम्मीद ना लगाएं कि बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा, एडमिशन हो जाता है अगर आपके और सबसे अच्छी बात स्वीडन की ये है कि आपका एजुकेशनल गैप मैटर नहीं करता। इवन अगर आपका 13 साल पहले भी आपने डिग्री की है ना, तो
वो मैटर नहीं करता, वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो अपने मोराल्स हाई रखें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, अच्छे शहरों में आएँ, ताकि यहाँ पर आकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों और आपको लैंग्वेज बैरियर ना फेस करना पड़े। मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स हो गए हैं और मैंने किसी एक भी बंदे से स्वीडिश में बात नहीं की, ना कोशिश की। मैं इंग्लिश ही बोलती हूँ और यहाँ पर सबको आती है। तो लैंग्वेज बैरियर ऐसे सच आपको फेस नहीं करना पड़ता। हाँ, इन सेंस ऑफ ऑड जॉब्स आपको वो कहते हैं कि आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो थोड़ी सी लैंग्वेज आप लोग सीखें भी, ठीक है। मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज सीखी थी डुओलिंगो ऐप से, वो बहुत हेल्प करती है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें, थोड़ी बेसिक लैंग्वेज ग्रीट करना, किसी से थोड़ी बहुत बात करना स्वीडिश के अंदर सीखें और अपनी इस जर्नी पर निकलें। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इट्स रियली ईजी, देयर इज़ नथिंग सो डिफ़िकल्ट कि वो आप कर ना सको। आपका प्रोसेस है, आपकी एप्लीकेशन है, आपसे बेहतर कोई भी नहीं करेगा। नोबडी इज़ गोइंग टू टेक दैट हेडेक कि आपका वीज़ा आ जाना चाहिए या आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। जितना आप अपने लिए खुद कर सकते हो, उतना आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता। सो गुड लक फॉर दिस एंड आई होप टू सी यू सून।